जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। कैफ 3 लेक्चर नंबर हमारा 11 है, चैप्टर 12 चल रहा है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और इसमें हमने मेमोरेंडम का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। इसमें डिफरेंट जो मेमोरेंडम की क्लासेस हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। नेम क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली। इस लेक्चर में हम जो दो क्लासेस के बारे में स्टडी करेंगे वो है एक रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास और दूसरी है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। इन दो क्लासेस के बारे में हमने आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करनी है। असाइनमेंट वगैरह तो आपने नोट कर ही ली होगी। चलते हैं लेक्चर की तरफ, डिस्कशन की तरफ। पहले हम स्टडी करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास के बारे में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टर्ड ऑफिस होता क्या है। रजिस्टर्ड ऑफिस वो प्लेस है जहां पे ऑफिशियली किसी भी कंपनी के साथ जो कम्युनिकेशन करनी हो उस एड्रेस पे की जाती है। जिस एड्रेस पे कम्युनिकेशन की जा सकती है उसे रजिस्टर्ड ऑफिस कहते हैं। हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है और सिर्फ एक ही, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। मे बी ये हेड ऑफिस हो और मे बी ये हेड ऑफिस ना हो, हेड ऑफिस के अलावा कोई प्लेस भी हो सकती है। और ये रजिस्टर्ड ऑफिस एक तो क्लास की शक्ल में हमने मेमोरेंडम में बताना होता है कि ये किस प्रोविंस में या पार्ट ऑफ द पाकिस्तान में हो गया रजिस्टर्ड ऑफिस, प्लस इसकी जो डिटेल है, यानी मेमोरेंडम में तो सिर्फ प्रोविंस आता है ना, पार्ट ऑफ द पाकिस्तान जो प्रोविंस नहीं, जो किसी प्रोविंस का पार्ट नहीं है, जैसे इस्लामाबाद। कंप्लीट एड्रेस नहीं आता कि स्ट्रीट नंबर क्या है और इसके अलावा रोड कौन सी है वगैरह। ये कंप्लीट एड्रेस आर्टिकल्स में होता है और ये कंप्लीट एड्रेस रजिस्ट्रार को अलहदा से नोटिफाई किया जाता है कि सर हमारी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस ये है, आपने आज के बाद जो भी कम्युनिकेशन नोटिस वगैरह इशू करने हैं इस एड्रेस पे इशू कीजिएगा। तो वो कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस होता है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस वो ऑफिस है, वो जगह है, वो एड्रेस है जहां पे कंपनी के साथ कम्युनिकेशन या नोटिस वगैरह सेंड किए जाते हैं रजिस्ट्रार की तरफ से, या रजिस्ट्रार के अलावा अगर कोई दूसरे लोग, जनरल पब्लिक, जैसे फर्ज कीजिए मैंने किसी कंपनी के खिलाफ कोई केस फाइल करना है क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से मुझे नुकसान हुआ, तो मैं जो लीगल नोटिस है वो इस रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजूंगा। हर कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या होगा। देखें, मेमोरेंडम और आर्टिकल में जब रजिस्ट्रेशन होती है ना, तो नॉर्मली आर्टिकल्स में हो सकता है कंप्लीट एड्रेस दिया गया हो, लेकिन अगर आर्टिकल्स में कंप्लीट एड्रेस नहीं भी दिया गया तो वो अलहदा से फिर रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना होता है। अगर आर्टिकल्स के अंदर मौजूद है तो वो तो आर्टिकल्स में कवर हो गया, वरना अलहदा से कंप्लीट एड्रेस रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना होता है। मेमोरेंडम में सिर्फ प्रोविंस आएगा। डिटेल एड्रेस के बारे में लॉ ये कहता है कि कंपनी ने नोटिफाई करना है रजिस्ट्रार को कब, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अपने इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर। यानी इनकॉर्पोरेशन पे कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया हमने सिंध में काम करना है। अच्छा, सिंध में एग्जैक्टली किस जगह पे हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ये इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना होता है। और अगर बाद में सब्सिक्वेंटली इस रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना हो तो चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन अगर चेंज करते हैं तो चेंज करने के 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है। ठीक है, इस प्रैक्टिकली आर्टिकल्स के अंदर भी कंप्लीट एड्रेस हो सकता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का, लेकिन इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आपने एज्यूम करना है कि आर्टिकल्स में कंप्लीट एड्रेस उनने नहीं दिया। ठीक है, तो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम जब हमने रजिस्टर करवाए थे उस वक्त जहन में रखिए सिर्फ प्रोविंस का बताया था कि किस प्रोविंस में रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी ने डिसाइड करना है एग्जैक्ट लोकेशन जहां पे हमने ऑफिस खोलना है, वहां पे ऑफिस खोल के 30 दिन के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन के रजिस्ट्रार को इतला दे दी सर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस ये है। और अगर फर्ज कीजिए उसके 2 साल 3 साल 4 साल बाद कंपनी को वो ऑफिस की लोकेशन चेंज करने की जरूरत पेश आती है, तो लोकेशन चेंज करने के लिए फिर 15 दिन के चेंज करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इंटीमेशन देनी होगी। अब हम आगे फर्दर रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है ये हमने पढ़ लिया, रजिस्टर्ड ऑफिस की इत्तला रजिस्ट्रार को कब देनी है ये भी हमने स्टडी कर लिया। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि क्या रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो कैसे किया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज नोट कीजिएगा, ये चीज बुक में मौजूद नहीं है, लिखी नहीं हुई, आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में भी नहीं है, लेकिन एग्जाम के केस स्टडीज में वो इसको टेस्ट करता है इस कंसेप्ट को, इसलिए इस कंसेप्ट को जरा समझिएगा। जो ऑफिस चेंज होगा किसी भी कंपनी का वो 3 तरह से हो सकता है चेंज की नेचर, तो टाइप ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है उसको चेंज करने का प्रोसीजर क्या होगा। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस कितनी तरह का हो सकता है, 3 तरह का। अच्छा, आपको याद है पूरे पाकिस्तान में क्या एक ही रजिस्ट्रार है, एक से ज्यादा रजिस्ट्रार है ना, कितने थे, 8। अच्छा, सोच के बताए क्या कोई ऐसा प्रोविंस है जिसके अंदर एक से ज्यादा रजिस्ट्रार है। पंजाब में कहां कहां है, लाहौर और फैसलाबाद और मुल्तान, यही है ना। मुल्तान किस में आ जाता है, सिंध में,
केपी के खुदा का खौफ कर यार, मुल्तान पंजाब का हिस्सा है। मैं तो ये समझ रहा हूँ, कंफर्म कर लीजिएगा। बहरहाल चलिए, बहरहाल हम उस तरफ नहीं जानते, कहीं का भी हिस्सा हो। क्या ये तो पॉसिबल है ना, एक प्रोविंस के अंदर एक से ज्यादा रजिस्ट्रार हो, इससे तो एग्री करते हैं ना। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा अब इससे मुझे, अब आपकी इस प्रॉब्लम से मुझे एक पॉइंट याद आ गया, ये पॉसिबल है। आपने क्या करना है, वैसे भी एक पाकिस्तान के शहरी होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर कौन से हैं और वो किस किस प्रोविंस में वाक़ हैं। लेकिन सम टाइम ये हो सकता है कि वो हमें किसी प्रोविंस के किसी शहर के बारे में मेंशन कर दे और साथ में ये मेंशन ना कर दे कि सेम प्रोविंस में है कि नहीं है। जैसे मैं आपको बताया, एक दफा उसने कहा था मुल्तान से ऑफिस लाहौर में शिफ्ट करना है। अब जो तो फॉर एग्जांपल पंजाब के रहने वाले थे उन्हें तो पता था, लेकिन मे भी कोई केपी के का रहने वाला हो, कोई सिंध का रहने वाला हो, उसे ये ना पता हो कि मुल्तान जो है वो पंजाब का हिस्सा है, उस वक्त प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए सक्खर कहाँ, सक्खर किस प्रोविंस का हिस्सा है? सिंध का। अच्छा लाड़काना बोलो केपी का। चलिए, तो चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस में 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि चेंज हुआ है विद इन द ज्यूरिसडिक्शन, विद इन द एरिया ऑफ सेम रजिस्ट्रार, एक ही रजिस्ट्रार का एरिया है। जैसे लाहौर में जो रजिस्ट्रार है, तो मैंने लाहौर में माल रोड पे की बजाय जेल रोड पे ऑफिस शिफ्ट कर लिया। इवन इस गली से अगली गली में भी कंपनी का ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया ना, तो इसका मतलब है ये चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस है। लेकिन ये चेंज किस तरह का है? विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेम रजिस्ट्रार। दूसरा चेंज है कि डिफरेंट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार डिफरेंट होगा, डिफरेंट रजिस्ट्रार, लेकिन दोनों रजिस्ट्रार सेम प्रोविंस में है यहां। ठीक है, जैसे लाहौर से मुल्तान, मुल्तान से फैसलाबाद, विद इन द सेम रजिस्ट्रार की ज्यूरिसडिक्शन। और यहां पे है, सॉरी यहां पे है डिफरेंट रजिस्ट्रार, एक रजिस्ट्रार के एरिया से निकल के हम दूसरे रजिस्ट्रार के एरिया में चले गए, लेकिन प्रोविंस सेम है। और तीसरी कैटेगरी है डिफरेंट प्रोविंस, डिफरेंट प्रोविंस। अब देखिए चेंज की नेचर समझिए। अगर तो पहले भी हमारा कराची का रजिस्ट्रार था, हमने कराची के एक सड़क से उठ के दूसरी सड़क पे पहुंच गए, ये कौन सा चेंज है? पहला, दूसरा के तीसरा? पहला। सेम प्रोविंस भी सेम, रजिस्ट्रार भी सेम। इसमें क्या करना है? सिर्फ रजिस्ट्रार को चेंज के 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस देना है, सर हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया, कहानी खत्म। सिर्फ नोटिस देना है 15 दिन का। डिफरेंट रजिस्ट्रार, प्रोविंस सेम है, लाहौर से उठ के हमने फैसलाबाद जाना है फॉर एग्जांपल, प्रोविंस एक ही है, रजिस्ट्रार डिफरेंट है। बताइए मेमोरेंडम में अल्टरेशन की जरूरत है? मेमोरेंडम में अल्टरेशन, और मेमोरेंडम में प्रोविंस लिखा होता है, विद इन द सेम प्रोविंस है, तो पहले भी पंजाब था अभी पंजाब है, मेमोरेंडम में अल्टरेशन किस चीज की होगी? पंजाब को काट के कैपिटल में लिखा था, आप स्मॉल में लिख देंगे पंजाब? नहीं भाई, पंजाब मेमोरेंडम में सिर्फ प्रोविंस लिखा होता है, और चूंकि इन दोनों केसेस में प्रोविंस सेम है, इसलिए मेमोरेंडम की अल्टरेशन की जरूरत नहीं है। यहां पे भी मेमोरेंडम की अल्टरेशन नहीं होगी। हाँ, कंपनी ने क्या करना है, एक नोटिस भेजना है रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर अंदर, अगले वाले पिछले वाले दोनों को नोटिस भेजना, नोटिस भेजना है, प्लस अपना रिकॉर्ड जो है फिजिकल रिकॉर्ड ये भी ट्रांसफर करना है पुराने रजिस्ट्रार से नए रजिस्ट्रार को, क्योंकि जो सारा रिकॉर्ड रजिस्ट्रार के पास रिकॉर्ड होता है किसी का, कंपनी ने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोटिस वगैरह, अल्टरेशन की है, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, ये सारा रिकॉर्ड रजिस्ट्रार के पास मौजूद होता है। तो जब कंपनी इस रजिस्ट्रार की ज्यूरिसडिक्शन से निकल के, इसकी सल्तनत से निकल के दूसरे रजिस्ट्रार की सल्तनत में जा रही है, तो यहां पे अपना सारा जो फिजिकल रिकॉर्ड है वो भी इस रजिस्ट्रार से लेके दूसरे रजिस्ट्रार को हवाले किया जाएगा। तो यहां पे 2 काम करना है, नोटिस भी और फिजिकल रिकॉर्ड भी ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह। यहां पे क्या काम करना है? 3। एक, नोटिस तो आएगा ही, क्योंकि ये चेंज दोनों से बड़ा है, फिजिकल रिकॉर्ड भी होगा, प्लस मेमोरेंडम की अल्टरेशन भी होगी, मेमोरेंडम की अल्टरेशन भी होगी। मेमोरेंडम, ये मैंने लिखा है मेमोरेंडम की अल्टरेशन, ठीक है, आपने इसको यही पढ़ना, मेमोरेंडम की अल्टरेशन भी। ये तीनों में फर्क, स्टूडेंट को फर्क समझ नहीं आता, वो कहता है ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह चेंज किया, स्टूडेंट कहता है अच्छा ऑफिस चेंज किया, छाप दो सारा कुछ जो याद किया था। हालांकि ये भी देख लें भाई, ऑफिस चेंज किया कहां से कहां गए हैं, विद इन द सेम प्रोविंस या डिफरेंट प्रोविंस में? और अगर विद इन द सेम प्रोविंस है, रजिस्ट्रार विद इन द सेम रजिस्ट्रार या डिफरेंट रजिस्ट्रार? इस जगह से मार्क खा जाते हैं।
हमेशा चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस का केस होगा, हमेशा एक जैसा नहीं होगा, तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तीन पॉसिबिलिटीज हैं, नो डाउट। ज्यादातर वो यही पूछता है, लेकिन जिस दफा उसने चकमा देना होता ना, तो वो उस अटेम्प्ट में फिर इनमें से कोई पूछ लेता। तो ये ध्यान में रखेगा। सेम रजिस्ट्रार मैंने बता दिया आपको, डिफरेंट रजिस्ट्रार बता दिया, डिफरेंट प्रोविंस में प्रोसीजर ये भी बता दिया। लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन ये होता है, ये कैसे चेंज होगा? मेमोरेंडम की अल्टरेशन, मेमोरेंडम की अल्टरेशन। आप कहें सर मेमोरेंडम की अल्टरेशन तो मुझे आती है, मैं पूछूंगा वो कैसे? सर आपने हमें ऐसे ही समझाया कि हम सीख रहे हैं, हमने लॉ सीख रहे हैं, हमें पता है, हमने नेम क्लास तो चेंज किया ना, हमें पता है क्या करते हैं। पहले स्पेशल मेमोरेंडम को चेंज करना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रार के पास अल्टर्ड मेमोरेंडम और स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी, और फिर रजिस्ट्रार सर्टिफाई कर देता है, रजिस्टर कर देता है। और मैं एक लगाऊंगा, और लगाऊंगा भी इस डंडे से, ठा ठा ठा। क्यों? क्योंकि वो शाबाश, क्योंकि वो नेम क्लास था। तो मैंने मेमोरेंडम में असूल बताया आपको, मेमोरेंडम आर्टिकल का असूल फर्क क्या है? आर्टिकल में सारी अल्टरेशन एक तरह की होगी, मेमोरेंडम में हर अल्टरेशन का अलग-अलग तरीका है, नेम क्लास का तरीका अलग है, और यहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास की अल्टरेशन का तरीका अलग है। यहां पे एक एडिशनल स्टेप भी होता है, क्या? एससीसीपी के पास जाके उसे परमिशन लेनी होती है, ऐसे, जिसकी वजह से ये नेम क्लास से डिफरेंट, नेम क्लास के प्रोसीजर में और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास के चेंज होने के प्रोसीजर सबसे बड़ा फर्क जो है ना वो यही है कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास अगर आपने चेंज करनी है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करनी है तो कमीशन से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए, अच्छा अप्रूवल क्यों लेनी पड़ेगी भला, ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। लॉ ने नहीं बताई रीजन, लेकिन हमने अपनी कॉमन सेंस से सोचा। प्रोसीजर टू चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस, जेन में रखिए, टू चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है। अगर एग्जाम में मुझसे वो कहता है ना कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, सिर्फ इतनी बात कहता है, तो मुझे कंफर्म नहीं होगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज विद इन द सेम रजिस्ट्रार हो रहा है, विद इन द डिफरेंट रजिस्ट्रार का हो रहा है, कि डिफरेंट प्रोविंस में हो रहा है। लेकिन अगर मुझसे पूछता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास को चेंज करना है, तो मुझे 100% श्योर हो गया कि अब वो चेंज इन मेमोरेंडम वाला पूछ रहा है, प्रोविंस चेंज करने वाला प्रोसीजर पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि क्लास में तो प्रोविंस ही लिखा होता है, और अगर क्लास चेंज हो रही है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, तो इसका मतलब है प्रोविंस भी चेंज हो रहा है। तो प्रोसीजर क्या होगा? तरतीब से चलना है, कंसेप्चुअल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस स्टेप्स हैं, स्टेप्स याद रखने हैं, इसमें टेक्निकल बात कोई नहीं है। सबसे पहले पास स्पेशल रेजोल्यूशन, याद रखें हर मेमोरेंडम में किसी भी तरह की चेंज करनी हो, आर्टिकल्स में किसी भी तरह की चेंज करनी हो, अल्टरेशन इन मेमोरेंडम और अल्टरेशन इन आर्टिकल्स हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर समझे जाते हैं, हमेशा इनके केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। मेमोरेंडम में कुछ भी चेंज करना हो स्पेशल रेजोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल्स में कुछ भी चेंज करना हो स्पेशल रेजोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास करते हैं तो उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को स्पेशल रेजोल्यूशन की 15 दिन में देनी होती है, लेकिन उस स्पेशल रेजोल्यूशन की वजह से जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में अल्टरेशन आए उसका टाइम पीरियड नॉर्मली 30 दिन होता है, कभी कभार वो 15 दिन हो सकता है आपने स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ ही वो जमा करवा दें, लेकिन नॉर्मली अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल जमा करवाने का टाइम 30 दिन है। नॉर्मली कह रहा हूं, इसका मतलब है 30 से किसी एक दो केस ऐसे होंगे जिनमें वो 30 से कम होकर 15 भी हो सकता है, और रजिस्ट्रार ये कह सकता है कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी के साथ ही मुझे अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स भी जमा करवाओ। वरना नॉर्मली अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है और इसकी वजह से कोई मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में अल्टरेशन आती है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी रजिस्ट्रार को फाइल करनी है, उसका टाइम पीरियड 15 दिन है स्टैंडर्ड, और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का स्टैंडर्ड टाइम पीरियड 30 दिन है। लेकिन इसमें वेरिएशन पॉसिबल है एक आधी जगह पे, ये ना होगे चल के आपके सर आपने तो 30 दिन कहा था, यहाँ पे मेमोरेंडम देखिए वो 15 दिन कह रहा है, 15 दिन में जमा करवाएं, पॉसिबल है, मैं स्टैंडर्ड टाइम बता रहा हूँ, ज्यादातर प्रोविजन में यही टाइम यूज होगा। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास क्या अल्टरेशन करनी है, क्या करें? स्टेप नंबर 1 स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। स्टेप नंबर 2 रजिस्ट्रार के पास जाए, नहीं 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 नहीं, कमीशन के पास जाओ, कमीशन का ऑर्डर, कमीशन ऑर्डर करेगा, कमीशन अप्रूवल देगा, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज होगी, वरना नहीं होगी। और कमीशन ऑर्डर देने से पहले रिगार्ड करेगा, पूछेगा, कंसीडर करेगा इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, मेंबर और क्रेडिटर के इंटरेस्ट को। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मुझे सोचे जरा, मैंने एक कंपनी बनाई कराची में, वहां लोगों से अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया शेयर इशू करके, जब मुझे 200-250 मिलियन इकट्ठा हो गया, फिर मैंने बैंक से भी लोन लिया, बैंक से भी लोन लेने के बाद, बैंक से फॉर एग्जांपल हमने 100 मिलियन का लोन ले लिया, इसके बाद हमने कुछ जो मेजर शेयर होल्डर थे जिनके पास 76-70
6% का ले, क्योंकि 3/4 मेजोरिटी चाहिए। 75% शेयर्स थे। उन्होंने फैसला किया कि शिफ्ट करो ऑफिस कराची से और ले जाओ इसको कोयटा बलूचिस्तान में। अब खुद सोचे, जिस बैंक ने लोन दिया हुआ है वो परेशान होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर वो बैंक भी कराची में था या ऑफिस भी कराची में है, तो वो बैंक या कोई और भी लेंडर हो सकता है जिसने कंपनी के साथ डीलिंग की हो, कंपनी को उधार माल सप्लाई किया हो, वो कराची में ही होता तो वो उससे पैसे रिकवर करना आसान होता। अब कंपनी ने अपना ऑफिस वो पाकिस्तान के दूसरे कोने में शिफ्ट कर दिया। अब इसके लिए अपने पैसे रिकवर करवाना मुश्किल है। हर हफ्ते जो थोड़ी जा सकता है रिकवरी करने के लिए, और वो कंपनी वाले उसको टालते रहे कि अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते आना। सेम सिटी में होता चले फिर भी अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद चक्कर लग सकता है। वो प्रोविंस ही डिफरेंट है और दूर दराज जाके ऑफिस बनाया उन्होंने, तो इन हालात में मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रजिस्टर्ड ऑफिस जब कभी चेंज होता है ना, याद रखें, इसमें जो मेंबर्स और खास तौर पे क्रेडिटर सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जिन्होंने कंपनी के साथ डीलिंग की होती है, कंपनी के साथ लेना देना चल रहा होता है। इसीलिए एससीसीपी ने कहा मैं तब तक तुम्हें ऑर्डर नहीं करूंगा। इसीलिए एससीसीपी ने अपना ऑर्डर वाली कंडीशन लगाई इसमें रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने में, कि मेरे पास जब तक मेरा ऑर्डर नहीं होगा तुम लोग ऑफिस चेंज नहीं कर सकते, और मैं ऑर्डर तभी करूंगा जब मैं क्रेडिटर और मेंबर से पूछ लूंगा। हैविंग रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स का मतलब है एससीसीपी पहले उस कंपनी के मेंबर और क्रेडिटर्स को नोटिस इशू करेगा कि कंपनी मेरे पास आई है ऑफिस चेंज करवाने के लिए, आपको किसी को इतराज है तो बता दे। अगर किसी को इतराज नहीं है तो एससीसीपी ऑर्डर इशू कर देगा। अगर किसी को इतराज हुआ तो एससीसीपी कंपनी को कहता है फिर कि इसका इतराज दूर करो। इतराज दूर करने से क्या मुराद है कि अगर क्रेडिटर है तो इसके पैसे से वापस कर दो, और अगर कोई मेंबर है या तो इसको राजी कर लो या फिर इसके शेयर जो है इससे खरीद लो, कोई और मेंबर खरीद ले इससे शेयर। क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होने की वजह से कंपनी के ऊपर कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, कंपनी से रिकवरी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए एससीसीपी का ऑर्डर आया, उन्होंने इसमें कंडीशन लिखी, और एससीसीपी ने कहा ऑर्डर मैं तब इशू करूंगा जब मैं मेंबर और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को वॉच कर लूंगा कि इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो गया। फिर फर्ज कीजिए इन्होंने इजाजत दे दी या इजाजत नहीं दी थी, लेकिन इनके पैसे इनको दे दिए गए, ये फारिग हो गए। अब क्या होगा? कमीशन रजिस्ट्रार इशू कर देगा, सॉरी कमीशन ऑर्डर इशू कर देगा, कमीशन ऑर्डर इशू कर देगा, और ऑर्डर की कॉपी सेंड की जाएगी एक कंपनी को और एक रजिस्ट्रार को। यानी एससीसीपी ऑर्डर की 2 कॉपी इशू करेगा, एक कंपनी को, एक रजिस्ट्रार को, और फिर कंपनी इस ऑर्डर की कॉपी लेके खुद भी रजिस्ट्रार के पास जाएगी। यानी एससीसीपी का ऑर्डर रिसीव होने पे रजिस्ट्रार ने खुद से कभी कोई एक्शन नहीं लेना। कंपनी जब तक उसके पास आके वही ऑर्डर फिर से ना जमा करवाए, कितने दिनों के अंदर? 30 दिन के अंदर। यानी जब ऑर्डर कर लेता है कमीशन, ऑर्डर इशू कर देता है, मेंबर से क्रेडिटर से पूछता है तुम्हें कोई इतराज तो नहीं होने का, कोई इतराज नहीं। एससीसीपी ने ऑर्डर इशू कर दिया, ऑर्डर इशू करने के 7 दिन के अंदर अंदर ये ऑर्डर रजिस्ट्रार को और कंपनी को सेंड करना होता है। एससीसीपी ने सेंड कर दिया। अब उसके बाद जो कंपनी है इसने उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास जाना। हाँ, अगर 30 दिन के अंदर नहीं गए तो ये ऑर्डर नल एंड वाइड हो जाएगा, फिर दोबारा से सारा प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कमीशन ने ये कहा हुआ है कि अगर आप इस 30 दिन के टाइम पीरियड को एक्सटेंड कराना चाहे ना तो आके मेरे से एक्सटेंशन ले सकते हैं। ठीक है, कंपनी ने अल्टर्ड मेमोरेंडम सबमिट करवाना है रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर, लेकिन ये टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है बाय कमीशन। एप्लीकेशन देते हैं, उसको रीजन बताते हैं, सर लॉकडाउन हो गया था इस वजह से हम 30 दिन में सबमिट नहीं करवा सके। वो कहेगा हाँ ये तो वैलिड रीजन है, ये लो एक्सटेंशन 30 दिन और दिए। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ये सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस है कि रजिस्ट्रेशन हो गई। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, यहां पे सर्टिफिकेट कह रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं कह रहा। सर्टिफिकेट का मतलब रेगुलर सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रार के पास जब कोई भी चेंज करवाते हैं ना तो रजिस्ट्रार एक सफे पे लिख के देता है कि मैंने अपने रिकॉर्ड में ये चेंज कर लिया, उसे सर्टिफिकेट कहते हैं। लफा सर्टिफिकेट हो रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। वो नेम क्लास चेंज होना फिर नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस में नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं है। ये सर्टिफाई कर रहा है कि हाँ जी मैंने ये चेंज कर लिया अपने रिकॉर्ड में, और फिर फिजिकल रिकॉर्ड भी ट्रांसफर किया जाएगा। ये आपको पता ही है। प्रोविंस चेंज हुआ है तो ये तो 100% कंफर्म है कि रजिस्ट्रार भी चेंज हो गया। तो ये हमारा प्रोसीजर है रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने के लिए। हमने लेक्चर के इस हिस्से में अभी तक क्या सीखा कि रजिस्टर्ड ऑफिस किस प्लेस को कहते हैं, जहां में कम्युनिकेशन होती है। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस हो तो इतला कब पहुंचानी होती है रजिस्ट्रार को? ओरिजिनली जब इनकॉर्पोरेशन हो रही हो तो रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के बाद में अगर ऑफिस को चेंज करे रजिस्टर्ड ऑफिस को तो 15 दिन, चेंज के 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना होता है। इनकॉर्पोरेशन हो रही हो तो इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर बताना होता है। फिर हमने ये डिस्कस किया कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होगा तो चेंज कितनी तरह की हो सकती है। हमने देखा 3 तरह की चेंज हो सकती है, विद इन सेम रजिस्ट्रार, डिफरेंट रजिस्ट्रार, डिफरेंट प्रोविंस। सेम रजिस्ट्रार है तो सिर्फ आपने 15 दिन के अंदर नोटिस देना है,
डिफरेंट रजिस्ट्रार है 15 दिन के अंदर नोटिस प्लस फिजिकल रिकॉर्ड ट्रांसफर करेंगे, और अगर डिफरेंट प्रोविंस है तो नोटिस प्लस फिजिकल रिकॉर्ड प्लस कमीशन का ऑर्डर, स्पेशल रेजोल्यूशन कमीशन का ऑर्डर। अब कमीशन का ऑर्डर के लिए क्या करना होता है, कमीशन के पास पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर इसके बाद कमीशन को अप्लाई करेंगे, कमीशन क्रेडिटर और मेंबर के इंटरेस्ट को वॉच करेगा, अगर इंटरेस्ट उनका क्लियर हो गया तो ऑर्डर इशू कर देगा, कमीशन या ऑर्डर 7 दिन के अंदर भेजेगा कंपनी को, रजिस्ट्रार को, कंपनी 30 दिन ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर जाएगी फाइल करेगी रजिस्ट्रार को ये ऑर्डर, और रजिस्ट्रार उसको सर्टिफाई कर देगा, रजिस्टर कर देगा। टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर वैलिड रीजन हो और कमीशन को अप्लाई करें। ये था हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। अब इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, इसकी तरफ चलते हैं। ये पॉज कीजिएगा जी। अब लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जिनमें हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास के बारे में। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या, देखिए एक है बिजनेस, एक है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। बिजनेस से मुराद क्या है, कोई भी एक्टिविटी जो कोई कंपनी कर सकती है, यानी कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए लीगली जो भी लॉ ने उसे अलाउ किया है वो काम करे, वो उसका बिजनेस है। तो पहला कंसेप्ट हम ये स्टडी करने जा रहे हैं, व्हाट बिजनेस कैन बी अडॉप्टेड। कोई भी एक कंपनी कौन सा बिजनेस अडॉप्ट कर सकती है। लॉ ये कहता है हर तरह का बिजनेस अडॉप्ट किया जा सकता है सिवाय उस बिजनेस के जो के प्रोहिबिटेड हो या जो रिस्ट्रिक्टेड हो। प्रोहिबिटेड का मतलब जो लॉ ने कंप्लीटली मना कर दिया, जैसे स्मगलिंग वगैरह का काम। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब वो बिजनेस जो किया था जा सकता है लेकिन रेलिवेंट अथॉरिटी से लाइसेंस अप्रूवल वगैरह हासिल करना पड़ती है, जैसे बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग का बिजनेस करने के लिए आपको स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा, एसबीबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। तो ये दो तरह के बिजनेस के अलावा कोई भी कंपनी कोई भी काम कर सकती है। और जिस दिन में रखे ये रिक्वायरमेंट वैसी है जैसी नेम वाली थी। आपको पता है नेम सिलेक्शन के वक्त भी यही रूल था कि कोई भी कंपनी कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकती है सिवाय उन नेम्स के जो कि प्रोहिबिटेड है या उन नेम के जो रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ, जो रिस्ट्रिक्टेड वाले नेम है वो सिलेक्ट किए जा सकते हैं लेकिन कमीशन के अप्रूवल के बाद। एग्जैक्टली यहां पे भी सिमिलर कंसेप्ट है, कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस अडॉप्ट कर सकती है स्वयं बिजनेस के जो लॉ ने मना कर दिए या उन बिजनेस के जिनको स्टार्ट करने के लिए कोई स्पेशल लाइसेंस अप्रूवल वगैरह चाहिए होती है। मैंने आपको बैंक की एक एग्जांपल दे दी, इसके अलावा और भी बिजनेस है सिमिलर। तो इसका मतलब है बिजनेस वो अडॉप्ट कर लेगी कंपनी। अच्छा, क्या कोई कंपनी एक से ज्यादा बिजनेस अडॉप्ट कर सकती है, यानी वो एयरलाइन का भी काम करे, फॉर एग्जांपल वो टेक्सटाइल का भी काम करे, वो शुगर का भी काम करे? बिल्कुल कर सकती है। याद रखिएगा, एक कंपनी एक से ज्यादा बिजनेस अडॉप्ट कर सकती है। जैसे कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनके बिजनेस उन्होंने लिस्ट दिया है ना, 20, 21, 22, 23 आइटम शामिल है कि हम ये काम भी कर सकते हैं, ये काम भी करेंगे, ये काम भी करेंगे, ये काम भी करेंगे। क्या वो सारे जो बिजनेसेस कंपनी का इरादा है करने का, वो सारे के सारे बिजनेस मेमोरेंडम में लिखना जरूरी है? इसका जवाब है नहीं। अगर आप मेमोरेंडम क्लास को गौर से देखें ना, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का मतलब वो वाली बिजनेस आइटम, वो वाली लाइन जहां पे जिसका बिजनेस सबसे ज्यादा होगा, यानी कंपनी जो बिजनेस सबसे ज्यादा करेगी वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कहलाता है। मेमोरेंडम में सिर्फ वो लिखना जरूरी होता है, बाकी की सारी लाइन आइटम लिखना जरूरी नहीं है, 20-21 आइटम लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक, वो जो सबसे ज्यादा बिजनेस कर रही होगी कंपनी। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कैसे पहचानेंगे? वो कहता है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस पहचानने का ये रूल है। ये रूल याद कीजिएगा, रखिएगा, वो लाइन आइटम्स, वो सेक्टर, वो बिजनेस एक्टिविटी जिसमें कंपनी के सबसे ज्यादा एसेट्स हैं, सब्सटेंशियल एसेट्स या सब्सटेंशियल रेवेन्यू, विच एवर इज हायर, ये कंपनी ने रूल दिया। इसको याद रखिएगा। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी एग्जांपल आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में दी है उसने, जो कि हमारी राइस बुक में भी हमने उसको कॉपी किया है। वो बहुत अच्छी एग्जांपल है ये कंसेप्ट समझने के लिए। उसे हम अलग से डिस्कस भी करेंगे जब क्वेश्चन डिस्कशन की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये रूल बता रहा हूं कि कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा होगा, जो सबसे ज्यादा, जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा एसेट्स होंगे या जिसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू होंगे। फर्ज कीजिए, जैसे समझाने के लिए आपको एक छोटी सी क्विकली एग्जांपल देता हूं। फर्ज कीजिए कि एक कंपनी है, वो बिजनेस कर रही है टेक्सटाइल का भी, वो बिजनेस कर रही है ऑटो सेक्टर का भी, वो बिजनेस कर रही है शुगर का भी, और उसके जो एसेट्स हैं, कंपनी का ख्याल है कि जो उसके एसेट्स होंगे वो होंगे टेक्सटाइल में फॉर एग्जांपल 55%, ऑटो सेक्टर में होंगे 35% और बाकी शुगर में होंगे 10%। तो इस लिहाज से उसके जो सब्सटेंशियल एसेट्स हैं वो टेक्सटाइल
सेक्टर में बन रहे हैं, ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर में सब्सटेंशियल। अगर आपको फिगर नजर ना आ रही हो, मैं इसको ब्लू से लिख देता हूं, 55%, 35%, 10%। तो उसमें जो सब्सटेंशियल एसेट्स हैं वो टेक्सटाइल के हैं। अब इसके साथ ही रेवेन्यू का भी कंपैरिजन करेंगे कि कंपनी का अंदाजा क्या है, यहां उसके एक्चुअल रेवेन्यू की पोजीशन क्या है। रेवेन्यू की पोजीशन फर्ज कीजिए कुछ इस तरह की है कि टेक्सटाइल में है 30%, ऑटो सेक्टर में है 45% और शुगर में है 25%। अब देखें, रेवेन्यू की बेस पे, सब्सटेंशियल एसेट की बेस पे टेक्सटाइल सबसे बड़ा, रेवेन्यू की बेस पे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बन रही है ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर। तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा, विच एवर इज हायर, 45, 55, बताइए विच एवर इज हायर कौन सा है, 55%। तो कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो मेमोरेंडम में लिखा जाएगा वो टेक्सटाइल का होगा। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगा जब कंपनी के बिजनेस मल्टीपल हो, एक से ज्यादा हो, और अक्सर कंपनीज के बिजनेस एक से ज्यादा ही होते हैं। तो हमने पहले ये सीख लिया कि कौन सा बिजनेस अडॉप्ट कर सकती है कंपनी, कितने बिजनेस अडॉप्ट कर सकती है, और फिर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कैसे डिसाइड करेंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट है कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को अगर चेंज करना हो तो क्या किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, मेमोरेंडम की हर क्लॉज और आर्टिकल्स की हर क्लॉज को चेंज किया जा सकता है, तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को भी चेंज किया जा सकता है। कैसे, रूल सिंपल, सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, फिर ऑल्टर्ड मेमोरेंडम और कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन 30 दिन में फाइल करो रजिस्ट्रार के पास। नॉर्मली अगर हमने सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करनी होती ना, सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन, तो वो 15 दिन के अंदर पीरियड होता है। लेकिन यहाँ पे ऑल्टर्ड मेमोरेंडम भी आपको होता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के फाइलिंग का पीरियड होता है, अगर उसमें चेंज आए 30 डेज, तो इसलिए यहाँ पे 15 दिन नहीं, उसने 30 दिन लिखा हुआ है कि मेमोरेंडम फाइल करना है, मेमोरेंडम के साथ स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी भी, जो ये साबित करती हो कि वाकई ही शेयर होल्डर्स ने जनरल मीटिंग में अप्रूवल दी थी इसको चेंज करने की। रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर जमा करानी है और रजिस्ट्रार इसको रजिस्टर कर लेगा। हाँ, अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज ऐसे आपने किया है कि नाम और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मैच नहीं कर रहा, आपको याद है मैंने बताया था ये कि नेम और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस दोनों को मैच करना चाहिए। अगर आप टेक्सटाइल बिजनेस कर रहे हैं तो नेम में टेक्सटाइल का वर्ड आना चाहिए, अगर शुगर का बिजनेस कर रहे हैं तो नेम प्रिंसिपल लाइन ऑफ शुगर, तो नेम में शुगर आना चाहिए। तो अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज किया तो प्रिंसिपल लाइन नाम में और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अब मैच नहीं हो रहे, तो आपको प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के साथ साथ नेम को भी चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा प्रोसीजर सिंपल, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट जमा करो, रजिस्ट्रार सर्टिफाई करवा देगा। ये बिल्कुल वैसा ही सिंपल है जैसा कि नेम क्लास को हमने चेंज किया था, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट क्या है, प्रोसीजर इज डिफरेंट इफ चेंज रिक्वायर्ड लाइसेंस आर अप्रूवल। अगर चेंज की वजह से आपने ऐसा बिजनेस अब एक्वायर करने जा रहे हैं जिसके लिए लाइसेंसिंग या अप्रूवल कमीशन की चाहिए होगी, तो क्या करें। अब खुद बताए ये प्रोसीजर डिफरेंट कैसे होगा, लॉजिकली सोचना है आपने। क्या ये प्रोसीजर इंटायरली डिफरेंट, और डिफरेंट से क्या मराद है, इंटायरली डिफरेंट या इसमें कुछ चीज ऐड होगी, कोई रिक्वायरमेंट ऐड होगी। इसका जवाब रिक्वायरमेंट ऐड होगी। और क्या रिक्वायरमेंट ऐड होगी, अब आपने परमिशन भी लेनी है, इजाजत भी लेनी है, ऑर्डर भी लेना है, किससे, कमीशन से। अब इस केस में अगर तो सिंपल प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज किया, कोई ऐसा बिजनेस की तरफ गए हैं जिसके लिए अलग से लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल 3 स्टेप्स। लेकिन अगर ऐसे बिजनेस की तरफ गए हैं जिसको हासिल करने के लिए लाइसेंसिंग चाहिए होती है, कोई अप्रूवल चाहिए होती है, तो फिर आपको अप्रूवल या ऑर्डर ऑफ कमीशन भी लेना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, ये आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि कमीशन का ऑर्डर कैसे लेना है ये हम सीख चुके हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में। इसका मतलब यह हुआ, अगर वो हमसे सिंपल पूछे, गौर से सुनेगा ये बात, सिंपल कहे कि हमने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना है और ऐसे बिजनेस की तरफ जा रहे हैं जिसके लिए अलग से स्पेशल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे प्रोसीजर 3 सिंपल, स्पेशल रेजोल्यूशन, मेमोरेंडम और स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी जमा करो रजिस्ट्रार को विद 30 डेज, रजिस्ट्रार सर्टिफाई कर देगा। नेम की वजह से अगर कंफ्लिक्ट आ रहा है, नेम को भी रिवाइज कर दो, खत्म कहानी। लेकिन अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करके ऐसे बिजनेस की तरफ जा रहे हैं जिसके लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है, अब वो प्रोसीजर नहीं है, अब ये वाला प्रोसीजर होगा। कौन सा प्रोसीजर, स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास हो गई, लेकिन अब रजिस्ट्रार के पास नहीं जाना, कमीशन के पास जाना है, और कमीशन फिर ऑर्डर इशू करेगा, फिर वो ऑर्डर की कॉपी लेके फिर रजिस्ट्रार के पास जाना है। यानी अब आपका ये जो स्टेप्स हैं, ये वाले स्टेप्स उसमें आपने ऐड कर देने उस सिंपल वाले प्रोसीजर में। क्लियर हो गई ये बात। तो ये आपने
आज के लेक्चर में दो चीजें ही याद रखने वाली है। एक चीज ये कि जब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज हो तो आपने जब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो तो आपने देखना चेंज किस किस्म का है, विद इन द सेम रजिस्ट्रार, डिफरेंट रजिस्ट्रार, यहाँ के प्रोविंस डिफरेंट हो रही है। और अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है तो आपने ये देखना है कि क्या ये बिजनेस जो चेंज होकर हम कर रहे हैं, आप बिजनेस ये रेगुलर बिजनेस है या इसके लिए स्पेशल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है। स्पेशल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है तो एक स्टेप एडिशनल होगा, क्या, कमीशन की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। और कमीशन की अप्रूवल के लिए आपको पता है फिर ये 2-3 काम करने पड़ते हैं, उसके पास जाके अप्लाई करना पड़ता है, वो ऑर्डर इशू करता है, फिर उस ऑर्डर की कॉपी हमें रजिस्ट्रार को जमा करवानी पड़ती है। इन चीजों का ध्यान रखना है। अब फिर इसके बाद आपने होम असाइनमेंट रिटर्न फॉर्म में जरूर करनी है, और इसको हम जो होम असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं इनको हम अलग से डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। जी, इस हफ्ते वाला टेस्ट, इस हफ्ते टेस्ट होगा जी जी बिल्कुल। और 19 तारीख को आपका टेस्ट, आपका जो टेस्ट का शेड्यूल होगा वो आपको मैनेजमेंट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देगी अकॉर्डिंगली। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।